नीट के न्यू सिलेबस के हिसाब से जो फ्रॉग इंक्लूड हुआ है, यस बहुत कुछ रिड्यूस भी हुआ है, लेकिन जो इंक्लूड हुआ है उसी को पहले हम लोग शुरू किए हैं और फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग एनाटॉमी पढ़ चुके और आज बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी का। ये वीडियो अपलोड करने में टाइम लगा, कारण है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। इवन ये मुझे लगता है 4th या 5th अटेम्प्ट है। ओके, कभी साउंड गायब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब देखता हूं आज भी सफलता हासिल होता है या नहीं होता है, ये वीडियो आप लोगों के समक्ष आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। ओके, आज हम लोग एक शॉर्ट में पूरे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को पढ़ेंगे। जो डाइजेशन का फिजियोलॉजी यानी कैसे होता है, तो एक्चुअली हेडिंग देने के लिए हम लोग देंगे दैट विल बी द वर्ड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फ्रॉग में जो डाइजेशन का कैसे प्रोसेस होता है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये न्यूट्रिशन का इसमें सभी स्टेप इन्वॉल्व होगा। जैसे न्यूट्रिशन का 5 स्टेप होता है। एक होता है इंजेशन, तो हम लोग इंजेशन भी पढ़ेंगे, कैसे इनटेक ऑफ द फूड करता है फ्रॉग। उसके बाद इजेशन भी डाइजेशन भी पढ़ेंगे। जब डाइजेशन हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड होगा, उसको भी पढ़ेंगे। फिर एसिमुलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करता है, एक मोटा मोटी उसको भी देखेंगे हम लोग। एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी द इजेशन। ये 5 स्टेप जो होता है वह 5 स्टेप को लेके चलते हैं। टर्म्स, हेडिंग, टॉपिक होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, लेकिन ये समझ लीजिए इसमें न्यूट्रिशन का सभी स्टेप आ जाता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप इसमें आएगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इंजेशन का। तो वी नो दैट फ्रॉग जो इंजेशन करता है ये होलोजोइक इन न्यूट्रिशन होता है। कहने का मतलब है क्या, ये होलोजोइक होता है। पूरे एनिमल्स को ये सॉलिड फूड को खाता है, एनिमल जैसे फीड करता है, इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग होलोजोइक। इसका जो इंजेशन का टाइप है उसको हम लोग करते हैं होलोजोइक है। एनिमल जैसे ये क्या करता है, पूरे सॉलिड फूड को लेता है। ठीक है, साथ में हम लोग इसके हैबिटेट में पढ़े थे, याद कीजिए। इसका जो लार्वल स्टेज होता है, कहने का मतलब टैडपोल लार्वा, जिसको हम लोग टेल्ड फिश भी कहते हैं, ये फीडिंग हैबिट के हिसाब से हर्बीवोरस होता है। जबकि ये एडल्ट स्टेज में आने के बाद इसका फीडिंग हैबिट पूरा चेंज हो जाता है एंड दिस फ्रॉग यूज्ड टू बिकम द वर्ड कार्निवोरस। ये कार्निवोरस हो जाता है। ओके, तो लार्वल स्टेज में हर्बीवोरस होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये कार्निवोरस हो जाता है। इसमें जो डाइजेशन होता है वो होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। कैसा डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर, या इसका दूसरा नाम देते हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर होता है, स्टोमक में होता है। स्टोमक इज ए स्पेस सराउंडेड बाय द वर्ड सेल। सेल के बाहर होता है, 2 और मोर देन 2 सेल्स के बीच में होता है, इसलिए सेल के बाहर होता है। इस डाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब ये इंजेक्शन कैसे करता है, पहले इनटेक ऑफ द फूड करेगा कैसे लेगा। हम लोग में तो एकदम आसान है, फूड को हम लोग हैंड से पकड़ लेते हैं और उसको लेके क्या करते हैं, ओरल कैविटी में रख देते हैं। क्लियर है, तो दैट इज द वी आर मेकिंग द इंजेक्शन लाइक दैट। लेकिन फ्रॉग में तो इससे होता नहीं है। फ्रॉग कैसे करता है इंजेक्शन, तो फ्रॉग का पहले हम लोग इंजेक्शन का प्रोसेस देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और इंजेक्शन करने के बाद ये ऊपर वाले से माफी भी मांगता है, जो मुझे माफ करना जो आपके क्रिएचर को मैंने मार दिया। ठीक है, क्या करता है, आइए होता क्या है। वी नो दैट फ्रॉग का जो टंग होता है, दिस इज द रिमेन अटैच एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली रिमेन्स फ्री। ये एंटीरियरली अटैच होता है लेकिन पोस्टीरियरली फ्री होता है। दैट्स वाई
ये टंग को जैसे हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, दैट इज द वी आर गिविंग लाइक दिस, यस नॉट, ये ऐसे नहीं निकाल पाता है क्योंकि आगे अटैच होता है। तो ये जब भी टंग को निकालता है ऐसे इन्वर्ट करता है, इट विल बी द लाइक दिस ओवर देयर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंजेक्शन, जो ये इंजेक्शन करने के लिए ये फ्रॉग में वी नो दैट सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, लेकिन इसके पूरे बकोफैरिंजियल कैविटी में सीलिएटेड कोलोनर एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होता है, जिसमें बहुत सारा गॉबलेट सेल यानी म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होता है। वह म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस सलीवा के कंपैरिजन में ज्यादा स्टिकी नेचर होता है, शायद इसीलिए इसमें सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है। ओके, तो सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड अर्थात यहां सलीवा आता है, सलीवा उतना ज्यादा स्टिकी नेचर नहीं होता है, जबकि म्यूकस होता है वह स्टिकी नेचर होता है, ज्यादा स्टिकी होता है, इसलिए इसका जो टंग है पूरे म्यूकस से में पूरा भीगा हुआ रहता है, पूरे वहां पे वेटेड होता है। फ्रॉग में क्या है, जो वो किसी भी इंसेक्ट का या डेड इंसेक्ट को नहीं खाता, ये जब भी खाता है मूवेबल को खाता है। तो जब इसके आगे से कोई इंसेक्ट भागने लगता है तो ये अपने टंग को एकदम हाई स्पीड में उल्टा ऐसे निकालता है, जिससे क्या होता है, ये स्पीड हाई होता है, दैट इज द मोर फोर्स ओवर हियर, यस। और उसके बाद ये जाके जो इंसेक्ट भाग रहा है उसको अटैक करता है। अटैक किया, एट इंस्टेंट ज्यादा फोर्स लगता है एंड इंसेक्ट विल बी द पैरालाइज्ड, पैरालाइज भी हो जाता है। टंग में पूरा म्यूकस लगा हुआ है, स्टिकी नेचर होता है, तो वह इंसेक्ट क्या हुआ, उसमें स्टिक हो गया, सट गया हुआ। सटने के बाद वह क्या करता है, टंग को फिर इन्वर्ट करके ले आता है अंदर और इंसेक्ट को लेके आ गया अंदर में, ठीक है। जो भी इसका फूड होगा उसको अंदर ये ले लिया। अब क्या होता है, ये जो अभी इंसेक्ट इसका पैरालाइज्ड हुआ है, वो जो चोट लगा उसके कारण कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, वह एक्टिविटी नहीं कर पाता है। लेकिन जब वह अंदर आएगा तो अब तो वह अनकॉन्शियसनेस कितना देर, वह जब कॉन्शियस होगा तो वह वहां से भागने का कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई फ्रॉग क्या करता है, अपने माउथ को क्लोज करता है, लेकिन माउथ का क्लोज वी नो दैट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लिप्स जो होता है वह इमूवेबल होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में। तो लिप्स जो होता है वह मूवेबल नहीं है, इमूवेबल लिप्स है। तो इमूवेबल लिप्स होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अपने माउथ को क्लोज नहीं कर पाता है। लेकिन फोजा है, साथ में इसके लोअर जॉ में टीथ एब्सेंट होता है, लेकिन अपर जॉ में टीथ होता है। तो वह टीथ जो होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके डेंटिशन में, वीडियो भी है, पूरे डेंटिशन में बताए थे। तो इसके टीथ को हम लोग कहते हैं होमोडेंट। होमोडेंट का मतलब है सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग देख चुके, ठीक है। तो फंक्शन भी इसका सभी टीथ का एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है, ये जो लोअर जॉ को है इसको टाइट करता है अपने टीथ के हेल्प से, ओके, टीथ के हेल्प से टाइट करता है एंड इट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द प्रे फ्रॉम देयर, वहां से ये प्रे को एस्केप नहीं होने देता है। कहने का मतलब टोटल टीथ का एक ही फंक्शन है, जो बकल कैविटी में प्रे आ गया उस प्रे को इसके भागने से बचाना है। तो फंक्शन भी सेम हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं होमोडेंट, ठीक है। अब ठीक है, ले लिया, माउथ को क्लोज कर दिया, लेकिन यहां पे च्यूइंग ऑफ द फूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टीथ ओनली प्रेजेंट है अपर जॉ में, लोअर जॉ में टीथ नहीं है, लोअर जॉ में टीथ नहीं है, याद रखिएगा। तो टीथ ओनली अपर जॉ में है। दूसरा क्या है, टंग जो होता है वह एंटीरियरली अटैच है, पोस्टीरियरली फ्री है, इसीलिए अब ये डिग्लूटेशन यानी स्वेलिंग ऑफ द फूड, फूड को अब निगलेगा कैसे। हम लोग में टंग पीछे अटैच है, आगे फ्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को टंग पे रखते हैं, ऊपर पैलेटाइन में थोड़ा सा प्रेस करते हैं और पीछे तान देते हैं, जिसके कारण हम लोग का डिग्लूटेशन हो जाता है। करने का मतलब हम लोग फूड को निगल जाता है। लेकिन ये कैसे निकलेगा, क्योंकि टंग जो है वह का आगे अटैच है, पीछे वो काम नहीं कर सकता है। टंग बोलता है आप हमको बाहर भी काम करवाएगा, अंदर भी काम करवाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। हम पकड़ के ला दिए, अब आप जानिए कैसे इसको डिग्लूटेशन करना है, ओके। तब क्या होता है, फ्रॉग को जब वो पकड़ लिया तब तो छोड़ने को मिलेगा नहीं,
यस नहीं बनता है, तब क्या होगा, तो ये ऊपर वाले से माफी मांगता है, यस माफी मांगता है, प्रे करता है, ठीक है, जो मुझे माफ करना, मेरा फूड आप ही बनाया है, जो मुझे इंसेक्ट को ही खाना है, कार्निवोरस है, तो मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं तो बचूंगा नहीं, इसीलिए आपके क्रिएचर को जान ले रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ करना है। तो माफ जब करेगा, माफी मांगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग ऊपर वाले से प्रे करते तो वी यूज्ड टू बी द क्लोज आवर आई, राइट। तो फ्रॉग भी वही करता है, अपने आई को क्लोज करता है, अपने आंख को बंद करेगा। क्यों बंद करेगा? ये बंद करता है क्या, इसका जो हम लोग अपर जॉ में पढ़े, यहां पे इनबल्जिंग ऑफ द आई बॉल होता है, आई बॉल का पार्ट निकला हुआ रहता है, जो कि हम लोग बकल कैविटी के स्ट्रक्चर में पढ़े, ठीक है। जो अपर जॉ में इनबल्जिंग ऑफ द आई बॉल दिखता है, आई इसका लार्ज इन साइज होता है, तो ये क्या करता है, दोनों आई को, आंख को अंदर की तरफ ले जाता है और बंद करता है, राइट। तो जब ये दोनों आई को अंदर ले जाएगा तो नीचे क्या होता है, ये मसल्स होता है, यहाँ पे बोन नहीं होता है। तो जब ये बल्जिंग ऑफ द आई बॉल, ये आई बॉल को नीचे ले जाएगा, तो ये इन बल्जिंग ऑफ द आई बॉल नीचे आता है दोनों, और ये पुश कर देता है फूड को, और ये फूड को पुश करने के बाद ये डिग्लिटेशन हो जाता है, ये आ जाता है ओइसोफेगस में, ठीक है। इसीलिए माफी मांगता है, समझ गए। आई को क्लोज करता है, दोनों आंख को अंदर की तरफ किया, अंदर इनबल्जिंग ऑफ द आई बॉल है, वो मसल्स नीचे आता है, वही मसल्स पुश करता है फूड को और उसको पठा देता है इन द ओइसोफेगस। कहां पठा देगा? ओइसोफेगस में। कहने का मतलब है बकल कैविटी में या बकोफेंजियल कैविटी में फ्रॉग में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है। च्यूइंग ऑफ द फूड भी नहीं किया तो फिजिकल डाइजेशन भी नहीं हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन भी नहीं हुआ, सैलिवरी ग्लैंड नहीं है, इसीलिए किसी टाइप का कोई एंजाइम भी नहीं आता, सिर्फ म्यूकस रहता है, वहां पे किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है। सो इन दिस वन देयर इज द नो डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन ऑफ द फूड बकोफेरेंजियल कैविटी में नहीं होता है, ठीक है। अब ये ओइसोफेगस में आएगा, तो अब ओइसोफेगस में क्या होगा, वहां पे डाइजेशन होगा? नहीं, डाइजेशन इन ओइसोफेगस। इंजेक्शन समझ गए, फ्रॉग कैसे इंजेक्शन और डिग्लिटेशन करता है, कैसे फूड को निगल जाता है। डाइजेशन इन ओइसोफेगस का बात करेंगे तो ओइसोफेगस में भी नो डाइजेशन, याद रखिएगा ये, इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहां भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम फूड के साथ मिक्सअप नहीं होता है, इसीलिए यहां भी किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक। अब ओइसोफेगस में जो फूड है वह जो मूवमेंट करेगा वह कैसे करेगा, तो जैसे ओइसोफेगस में देयर इज द सपोज दैट ये फूड आया, वी हैव स्टडीड एनाटॉमी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ओइसोफेगस का जो वॉल होता है वह हाईली मस्कुलर होता है, बहुत ही ज्यादा मसल्स होता है उसमें, यस, और दैट इज द एक्सटर्नल मसल्स, इंटरनल मसल बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है। तो जब फूड आता है तो क्या होता है, इसके पीछे का जो मसल्स है, यानी फूड के पीछे का मसल्स होता है वह कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके आगे का मसल जो होता है, बुक लिखता है ये रिलैक्स होता है, लेकिन मसल्स रिलैक्स नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। बहुत ही मार्केबल चीज बता रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज हम लोग बोल देते हैं मसल्स यूज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मसल्स ओनली कैन कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं करता है वो। क्या हुआ, कंफ्यूजन? यस, नहीं कंफ्यूज है ये, मसल्स के पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का कैपेसिटी होता है, रिलैक्सेशन का कैपेसिटी नहीं होता है। तब रिलैक्स कैसे होगा, तो इसके रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स करने के लिए, इसको फिर अपने जगह पे पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, बाहर से फोर्स लगता है, तब जाके वह रिलैक्स होता है। नहीं तो मसल्स अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट कर लेगा, लेकिन रिलैक्स अपने हिसाब से नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल देकर आपको क्लियर करें, हम लोग के पास ये है बाइसेप और ये है ट्राइसेप, ठीक है, ये बाइसेप है और ये ट्राइसेप है। तो होता क्या है, जब हम लोग हैंड को अंदर करते हैं तो ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करके हैंड को अंदर मूव किया, तो ये जब मूव किया तो ये क्या किया, ट्राइसेप को तान दिया और तब रिलैक्स हो गया वो,
राइट। तो ऐसा नहीं है जो बाइसेप को हटा देंगे तो ट्राइसेप जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स होकर इसको इधर धकेल देगा, नहीं हो पाएगा। वैसा अगर होता तो शायद एक ही सेट ऑफ द मसल्स होता है, ठीक है। जब इसको आप अंदर ले लेते हो, बाइसेप तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब बाइसेप इसको पुश नहीं कर सकता, इसको पुल नहीं कर सकता है, सॉरी पुश नहीं कर सकता है, अब ये इसको धकेल नहीं सकता है। तब क्या करेगा, तो ये ट्राइसेप रिलैक्स हो चुका है, तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये हैंड को जब इधर तानता है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग के ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो मसल्स ओनली कैन कॉन्ट्रैक्ट, इट कांट बी रिलैक्स्ड, ओके। तब क्या होता है, यहां जब ये पुश करेगा, यहां जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस फोर्स के कारण ये फूड आगे बढ़ेगा, तो यहां का मसल्स रिलैक्स होता है, फूड के आगे का मसल्स रिलैक्स होता है, कॉमन थिंग है। जैसे अभी आप में पेन होगा, स्पेरिकल या बॉल है, इसके ऊपर में आप रब कर दीजिए, दैट विल बी द ऑयल, जिससे स्लिपरी हो जाए, और उसके बाद जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो हम लोग क्या होता है, तो ऐसे प्रेस किया तो इट विल मूव फॉरवर्ड, आगे जाके भागता है, भागता है, तो इट विल मूव फॉरवर्ड ओवर देयर। ठीक उसी तरह से जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फूड को आगे पुश करेगा, उसी फोर्स के कारण क्या होगा, आगे का मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। फिर ये फूड जब आगे बढ़ेगा तो जहां का मसल्स रिलैक्स हुआ था, ये रिलैक्स हुआ था, तो अब फूड इसके आगे आ गया, तो अब फूड के पीछे का मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। अगेन व्हाट विल हैपन, फिर ये फूड आगे मूव करेगा, तो जो मसल्स रिलैक्स हुआ था अब फिर वही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये मसल्स अब आगे का रिलैक्स करेगा। कहने का मतलब है ओएसोफैगस में इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स होता है। यस, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आगे का मसल्स रिलैक्स हुआ, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर आगे का मसल रिलैक्स हुआ, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक वेव चलते रहता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का वेव चलता है, इसका नाम दिया गया पेरिस्टाल्सिस, इसी को नाम दिया गया पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। और पेरिस्टाल्सिस के कारण जो ये मूवमेंट ऑफ द फूड हो रहा है, इस मूवमेंट का नाम दिया गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट को कहा गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो ये पेरिस्टाल्सिस करता है, और पेरिस्टाल्सिस के कारण जो मूवमेंट ऑफ द फूड हो रहा है, उस मूवमेंट का नाम दिया गया, फूड का जो मूवमेंट हो रहा है उसको कहा गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है सबको। इस तरह से ओएसोफैगस पेरिस्टाल्सिस करके क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा के फूड को पहुंचा देता है स्टोमक में। लेकिन ओएसोफैगस में किसी भी टाइप का कोई एंजाइम मिक्स नहीं होता है, इसीलिए वहां पे नो डाइजेशन। अब फूड पहुंच गया स्टोमक में, ठीक है। अब डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक में क्या होता है आइए देखते हैं। अब भी पता नहीं, रिकॉर्डिंग तो करते जा रहे हैं, यस, ऊपर वाला करे सक्सेस कर जाए, नहीं तो फिर बाद में पूरे जब वीडियो बना लेंगे उसके बाद देखेंगे साउंड आया कि नहीं, कि फिर क्या हुआ, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, यस, पता नहीं, डर लगा रहता है। अब आइए, डाइजेशन इन स्टोमक। स्टोमक में अगर हम लोग डाइजेशन देखते हैं, जब फूड स्टोमक में पहुंचता है तो वहां पे एक है, दैट इज द वर्ड जी सेल या इंडोक्राइन सेल कहते हैं। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ये एंजाइम नहीं है, याद करिएगा, गैस्ट्रिन, दिस इज द हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, इस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ये गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। और ये जी सेल जो है फ्रॉग के केस में कार्डिक पार्ट में होता है, याद है, एनाटॉमी पढ़ा चुके हैं। स्टोमक का जो आगे का ब्रॉडर पार्ट होता है उसको कार्डिक कहते हैं, पोस्टीरियर जो नैरोर पार्ट होता है उसको कहते हैं पाइलोडिक। तो फ्रॉग के स्टोमक को दो पार्ट में मात्र डिवाइड करते हैं, कार्डिक एंड पाइलोडिक। तो कार्डिक पार्ट में जी सेल होता है जो कि गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन क्या करता है,
ये हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। कौन कौन? जैसे एक सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जिनेटिक सेल, ये सीक्रेट करता है HCl। ठीक है, पेप्टिक सेल, ये क्या करेगा? ये सीक्रेट करेगा पेप्सिनोजेन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजेन। ओके, उसके बाद गॉबलेट सेल, ये सीक्रेट करेगा म्यूसिन, जो कि वाटर में डिजोल्व होके बन जाएगा म्यूकस। इसको हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इसमें वाटर के साथ जो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल से सीक्रेट होता है, और जी सेल प्रेजेंट कहां है? तो इट इज प्रेजेंट इन द कार्डिक पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ द फ्रॉग, कार्डिक पार्ट में होता है। ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिन। जब फूड आता है तो देयर इज द व्हाट हैपन, फूड आने के बाद ये रिलैक्स होता है, तो उसे में जी सेल स्टिमुलेट होता है, और जी सेल सीक्रेट करता है दैट इज द व्हाट गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखते हैं, तो HCl है, पेप्सिनोजेन है, ये तो म्यूसिन और वाटर जो है ये फूड को लुब्रिकेट करता है, पल्पी करता है। जो डिजॉल्व होते गया, जो डाइजेस्ट होते गया, उसको डिजॉल्व करते जाएगा, तो ये पल्पी बनाता है। मेन है HCl एंड पेप्सिनोजेन, HCl एंड व्हाट पेप्सिनोजेन। तो लेट्स कम HCl का फंक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद पेप्सिनोजेन का। तो गैस्ट्रिन का फंक्शन समझ गए। आइए फंक्शन ऑफ द HCl। HCl पूरे गैस्ट्रिक जूस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पूरे गैस्ट्रिक जूस का फंक्शंस ऑफ HCl। ये पूरे गैस्ट्रिक जूस का 0.4% होता है। जितना अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस से होता है उसका 0.4% HCl होता है। सबसे पहले ये एसिड है, तो ये क्या करता है? ये जर्मिसाइडल होता है। एसिडिक मीडियम में कोई भी जर्म्स आएगा तो वह डेथ कर जाता है। इज इट क्लियर? तो ये जर्म्स को किल कर देता है, इसलिए कहते हैं इसको जर्मिसाइड। दूसरा करता है क्या? ये फूड को एसिडिक बनाता है। तो एसिडिक बनाने का मतलब क्या है? फूड को सॉफ्ट बना देता है। यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट से मीनिंग, हमको एसिडिक मीडियम होने से खास फर्क नहीं पड़ता है, यस, लेकिन वो क्या करता है? फूड को सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनाने से क्या हेल्प होगा? क्योंकि फ्रॉग में बकोफेरेंजियल कैविटी में च्यूइंग ऑफ द फूड नहीं हुआ, क्योंकि टीथ ओनली अपर जॉ में है, दूसरा है वो माउथ को ओपन करेगा तो इंसेक्ट भागने का डर होगा, इसीलिए वो च्यूइंग कर भी नहीं पाता है। ओके, जैसे लिप्स अगर मूवेबल होता तो लिप्स को अटैच करके हम लोग लिप्स को बंद करके जॉ को ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन फ्रॉग में ऐसा कंडीशन नहीं आ सकता है क्योंकि इमूवेबल लिप्स है, तो इसीलिए वो माउथ को ओपन करेगा तो इंसेक्ट भाग जाएगा, तो वहां च्यूइंग होता नहीं है। वह जैसे लिया अंदर, उसके बाद वह डिग्लेटेशन कर ही लेता है। तो फिर ब्रेक कहां होगा? तो ब्रेक यही होता है जब फूड सॉफ्ट हो जाता है तो स्टोमक कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट रिलैक्स करते रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, मसल्स ज्यादा डेवलप है, तो वो फूड को जहां से प्रेस करता है वहीं से वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेज में, क्योंकि एसिड सॉफ्ट बना दिया। तो जैसे मसल्स दावेगा, जहां से प्रेस करेगा वहां से वो फूड स्मॉल पीसेज में ब्रेक होते जाता है। कहने का मतलब मैकेनिकल डाइजेशन भी फ्रॉग के केस में स्टोमक में ही होता है। इज इट क्लियर? अब दूसरा काम क्या करता है? यानी इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, इट मेक्स फूड सॉफ्ट, ये फूड को सॉफ्ट बना दिया। नेक्स्ट काम क्या करता है? ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट हुआ पेप्सिनोजेन, वह पेप्सिनोजेन इन एक्टिव फॉर्म में उसको हम लोग कहते हैं प्रो एंजाइम। ठीक है, तो वह प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू द पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl। ये क्या करता है? जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं
प्रो एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम है, इसको कहा गया प्रो एंजाइम। इट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम या एक्टिव फॉर्म कहिए पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl। ये एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो HCl का काम है जो पेप्सिनोजेन सीक्रेट हो गया है इनएक्टिव फॉर्म में, उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, इतना काम करता है HCl। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन या कहिए पेप्सिन। अब मैंने दोनों को लिखा यहां, पेप्सिनोजेन भी लिखे और पेप्सिन भी लिखे। अब याद रखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं बाय चांस फंक्शन ऑफ द पेप्सिनोजेन पूछता है और ऑप्शन में इफ दैट इज द गिवन नॉट एनी फंक्शन ओवर देयर, तो हम लोग को ऑप्शन वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेप्सिनोजेन जो है ये प्रो एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में ये कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए फंक्शन ऑफ पेप्सिनोजेन ही लिखा, लेकिन ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो इट कांट डू एनी फंक्शन, तब हम लोग को फंक्शन ऑफ द पेप्सिन को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर पेप्सिनोजेन है और ऑप्शन में इफ देयर इज द गिवन इट इज फंक्शनलेस या नॉन फंक्शनल, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इवन द क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ पेप्सिनोजेन ही दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नॉन फंक्शनल नहीं है, तो हम लोग फंक्शन ऑफ द पेप्सिन को ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, ये पेप्सिन जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन इसमें एक खासियत और है। क्या है? ये ऑटो कैटालाइटिक इन फंक्शन होता है। क्या होता है ये? ऑटो कैटालाइटिक इन फंक्शन। ऑटो कैटालाइटिक इन फंक्शन। ऑटो कैटालाइटिक इन फंक्शन का मतलब है ऑटो स्टैंड्स फॉर द सेल्फ और कैटालाइटिक कैटालिस्ट से लिया गया, मतलब स्टिमुलेशन। अपने ही इनएक्टिव फॉर्म को ये स्टिमुलेट करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब पेप्सिनोजेन इज चेंज इनटू द पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ द पेप्सिन, और इसको हम लोग कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक इन फंक्शन होता है। क्या होता है? जो पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड into pepsin in the presence of pepsin। ठीक है? This is happened. Pepsinogen is converted to the pepsin in the presence of the what? Pepsin। इसको कहते हैं हम लोग ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है। ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है। ठीक है? अब जो पेप्सिन है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यस, तो नेक्स्ट केस में क्या करता है ये? प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। किसके प्रेजेंस में? पेप्सिन के प्रेजेंस में। किसमें? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में, या हम लोग कहते हैं पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेज। ठीक है? तो ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, उसको डाइजेस्ट करेगा प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं हुआ, जो प्रोटीन लॉन्ग चेन ऑफ द एमिनो एसिड है, कुछ छोटे छोटे पीस में इसको डिवाइड कर दिया और बना दिया पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। इज इट क्लियर? इतना काम होता है स्टोमक में, इतना काम होता है स्टोमक में। ठीक है? इसके बाद अब स्टोमक से फूड पहुंचेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। करने का मतलब पहला पार्ट ड्यूोडेनम में। ओके? जो बकोफेरेंजियल कैविटी से फूड स्टोमक में आया उसका नाम देते हम लोग बोलस। कहने का मतलब स्टोमक जो रिसीव किया वह रिसीव किया बोलस। फिर स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उस फूड को कहते हैं काइम। ये सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड है। सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड है ये। सेमी डाइजेस्टेड, पूरा भी डाइजेशन नहीं हुआ है, हाफ हुआ है, लेकिन एसिडिक इन नेचर है क्योंकि HCl उसमें है। यस, तो ये पहुंचता है ड्यूोडेनम में। अब ड्यूोडेनम में पहुंच के करेगा क्या? जब ये एसिडिक फूड ड्यूोडेनम के कांटेक्ट में आता है म्यूकोसा लेयर में, तो वहां भी कुछ इंडोक्राइन सेल्स है
जिसको ये स्टिमुलेट करता है, उसको जगाता है। जगो, हम आ चुके हैं, अब तुम अपने सराउंडिंग में जिस जिसको जगाना उसको जगाओ, नहीं तो फिर मुझे डायरेक्शन नहीं करेगा तो हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस चल रहा है, वो आगे बढ़ते जाएगा, वो निकल जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, इंडोक्राइन सेल जो ड्यूडेनम में है उसको एसिडिक मीडियम के कारण स्टिमुलेट करता है, उसको जगाता है। जब तुमको क्या करना है करो अपना। देन व्हाट हैपन, वो इंडोक्राइन सेल सीक्रेट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंजाइम, एंजाइम का बात नहीं किए, हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो आइए पहले कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हम लोग देखें। जब काइम पहुंचा ड्यूडेनम में तो इंडोक्राइन सेल को स्टिमुलेट किया, यस, इंडोक्राइन सेल को स्टिमुलेट किया, और उसी स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है, कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन सीक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल हार्मोन सीक्रेट करता है। वर्ल्ड कप हार जाने से मेरे भी माइक मोबाइल को बहुत दुख हुआ, शायद इसीलिए वीडियो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। यस, जिस दिन से वर्ल्ड कप आ रहा है उसी दिन से मैं ट्राई कर रहा हूं, कितना बार इसी वीडियो को बनाने के लिए पता नहीं। अभी भी जो बना रहा हूं ये सक्सेस होगा कि नहीं, वो तो फाइनल करने के बाद ही पता चलेगा, जब फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे तब। ओके, सो इसको बहुत दुख हुआ है मोबाइल को, कैमरा को, माइक को, सबको। ओके, अब आइए इसको क्या करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो स्टोमक, स्टोमक को कहते हैं हम लोग गैस्ट्रो, और इंटेस्टाइन कहने का मतलब वो हार्मोन जिसको स्टोमक और इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, उसी का नाम दिया गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ठीक है, अब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है स्टोमक और इंटेस्टाइन से, तो एक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, स्टोमक सीक्रेट क्या, गैस्ट्रिन, स्टोमक सीक्रेट क्या, गैस्ट्रिन। यहां पे अब हम लोग इंटेस्टाइन कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करता है, कुछ मोर कॉमन ले। एक है दैट इज द सिक्रेटिन, सिक्रेटिन, इसके साथ जीके भी जुड़ा हुआ है, जनरल नॉलेज क्या, या कहिए हिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड, पहला हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ था, फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड। कौन किए थे, W.M. बेलिस, W.M. बेलिस एंड E.H. स्टर्लिंग। यस, 1903 AD में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सो सेक्रेटिन के साथ जीके जुटा हुआ है, हिस्ट्री जुटा हुआ है। जो ये पहला हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ था, और इसको डिस्कवर किए थे W.M. बेलिस एंड E.H. स्टर्लिंग 1903 AD में। ठीक है, ये करता क्या है, इट स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज, इट स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज टू सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है ये। तो ये जाके सिक्रेटिन जब सीक्रेट होता है ये जाता है पैनक्रियाज को, क्योंकि ड्यूडेनम में फूड है, पैनक्रियाज तो उससे अलग है, तो उसको पता कैसे चलेगा, तो जाके पैनक्रियाज को जगाता है, बाबू जगो, क्या कर रहे हो, सिर्फ फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए कि काम भी करेगा, फूड आ चुका है ड्यूडेनम में, सो यू स्टार्ट टू सीक्रेट द पैनक्रिएटिक जूस, जो जो एंजाइम सीक्रेट करके देना है दो, जल्दी डाइजेशन करो, सबको दो, और अपना हिस्सा भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द व्हाट, पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, ये उसको स्टिमुलेट किया। दूसरा हार्मोन आता है दैट इज द कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसको हम लोग CCK भी लिखते हैं शॉर्टकट में, या इसको CCKPZ भी लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं,
क्योंकि इसका दूसरा नाम है पैनक्रियोजाइमिन, इसलिए पीजेड जो है वह पैनक्रियोजाइमिन का शॉर्ट फॉर्म है। इसको क्यों कहते हैं पैनक्रियोजाइमिन? क्योंकि ये भी काम करता है, ये भी पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। जो सिक्रेटिंग से नहीं जग पाए तो हम भी आ रहे हैं आपको जगाने, उठिए एंड सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस। ये भी पैनक्रियाज में सेल्स ऑफ एसिनस को, सेल्स ऑफ एसिनी को स्टिमुलेट करता है। जो एंजाइम है वह सीक्रेट कीजिए, जाइमोजन ग्रैन्यूल में जो आप रिजर्व किए हुए हैं उसको रिलीज कीजिए और उसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हुए ड्यूडेनम में पहुंचा दीजिए, क्योंकि फूड वहां पे आ चुका है, वेट कर रहा है, आप वहां पे दीजिए उसको। दूसरा करता है क्या, ये कॉलिसिस्टोकाइनिन, दिस इज द गॉल ब्लैडर में वी हैव स्टेट, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल स्टोर होता है एंड गॉल ब्लैडर में एक ही डक्ट होता है, दैट इज द सिस्टिक डक्ट। एनाटॉमी में पढ़ाए थे, याद कीजिए। जो सिस्टिक डक्ट एक ही डक्ट होता है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड कैन गो इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। कैसे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? तो ये फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा वह डिपेंड करेगा प्रेशर में, जो किधर प्रेशर है। अगर इधर हाई प्रेशर है तो यहां से लो प्रेशर तरफ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है दैट मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन ऑफ लो प्रेशर। या फिर इधर प्रेशर होगा तो इधर जाएगा। इसीलिए अभी जरूरत है ड्यूडेनम में, तो ये सीसीके क्या करता है, इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो जब ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ऑटोमेटिकली बाइल यहां से निकलेगा और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हुए पहुंच जाएगा ड्यूडेनम में, जहां पे फूड वेट कर रहा है, आ गया है, वहां पे ये बाइल रिलीज करेगा। सो सीसीके का क्या होता है, इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, टू रिलीज बाइल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट करता है वह है इंट्रोगैस्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, ये इंट्रोगैस्ट्रॉन सीक्रेट होता है और ब्लड सर्कुलेशन होते हुए ये पहुंच जाता है स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। हर बोलता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड साहब अपना नखरा बंद कीजिए, जो फूड आपके पास था वो तो आगे बढ़ चुका, ड्यूडेनम में चला गया, तो आप गैस्ट्रिक जूस अब सीक्रेट करके कर क्या रहे हैं, व्हाई यू आर लूजिंग द एनर्जी। यस, इसीलिए ये इंट्रोगैस्ट्रॉन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, उसको रिड्यूस करता है सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि फूड तो चला गया ड्यूडेनम में, तो स्टोमक में तो फूड है नहीं, तो वहां गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करके सिर्फ लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये इंट्रोगैस्ट्रॉन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट करता है, रिड्यूस कराता है टू स्टॉप द सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोक्राइनिन, इंट्रोक्राइनिन। अब ये क्या करेगा, तो होता क्या है, अब जाड़ा आ गया, ठंडा आ गया, तो बहुतों को क्या, सभी को, यस, जब ह्यूमन बींग्स है तो सुबह में उठने का मन नहीं करता है, नहीं, तो भी जो जगे हुए रहते हैं वो अगर सोने का एक्टिंग किए हुए हैं तो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सोए हुए हैं उसको तो जगा देते हैं हम लोग। ओके, इसलिए कहा जाता है सोए को जगाया जाता है, जगाए को किया जगाए नहीं। इंट्रोक्राइनिन क्या करता है, जब फूड आया ड्यूडेनम में तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड को तो पता चल गया जो आ चुका है, लेकिन वह वेट करता है हमको भी कोई जगाए, राइट। तो ये इंट्रोक्राइनिन क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस। बोलता है साहब उठिए, पता है आपको फूड आ चुका है, लेकिन फिर भी आप एक्टिंग करके सोने का एक्टिंग कर रहे हैं, इनएक्टिव है, इनएक्टिव मत बनिए। यस, और उसको ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इट स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स to secrete
इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द व्हाट, इंटेस्टाइनल जूस, ये काम है। तो दिस टाइप ऑफ द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटिन जो कि पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा टू सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस। कोलिसिस्टोकाइनिन बाइल को रिलीज कराता है गॉल ब्लैडर से। हिपैटोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है, लीवर के भी सेल को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द बाइल। इंट्रोगैस्ट्रोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम करता है, बंद कराता है। और इंट्रोक्राइनिन इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है। और ये सभी आके फूड के साथ मिक्सअप होता है ड्यूडिनम में, ठीक है। तो कहने का मतलब ड्यूडिनम में क्या क्या मिक्स हुआ, एक पैनक्रियाटिक जूस आया, एक यहां बाइल आया और एक इंटेस्टाइनल जूस आया। कहने का मतलब है ड्यूडिनम में फूड इज गोइंग टू बी द मिक्स्ड विद दिस थ्री जूसेस, तीन जूस के साथ मिक्स हुआ। किस किस के साथ, बाइल के साथ, पैनक्रियाटिक जूस के साथ और इंटेस्टाइनल जूस के साथ। अब देखते हैं वन बाय वन क्या फंक्शन होता है। यहां तीन जूस के साथ मिक्स हुआ, तो एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द बाइल, पहले बाइल है। तो तीन जूस के साथ मिक्स हुआ, लीवर से आया बाइल, ठीक है, पैनक्रियाज से आया पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो वही है वहां से, लेकिन लिया क्या, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द बाइल। पहले हम लोग बाइल, तो बाइल आया कहां, सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर सिक्रेट किया, ठीक है। इसका अगर हम लोग कंपोजिशन देखते हैं बाइल का, तो इसमें वाटर होता है, दैट इज द नियर अबाउट 90% वाटर ही होता है। इसके बाद इसमें बाइल साल्ट्स होता है, खास करके ये सोडियम का साल्ट होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसको हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं बाइल साल्ट। इसके बाद बाइल जो ग्रीन कलर का होता है उसको कलर देने के लिए जो केमिकल होता है उसको कहते हैं हम लोग बाइल पिगमेंट्स। ये होता है बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन ये होता है जो ब्लड सेल्स लीवर में आके आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, हेमोग्लोबिन को जो डिस्ट्रॉय करता है, तो उसका जो हेम पार्ट है उसी से एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट निकलता है बिलीवर्डिन, ग्रीनिश कलर होता है। और यही बिलीवर्डिन को फिर ब्रेक होता है बिलीरुबिन में, जो स्लाइटली येलोइश इन कलर हो जाता है। लेकिन ये बाइल को कलर बनाता है ग्रीन कलर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बाइल पिगमेंट, ठीक है। ये कंपोजिशन होता है। फंक्शन देखेंगे तो इसमें क्या है, किसी भी टाइप का कोई भी एंजाइम नहीं है। कंपोजिशन देख लीजिए, कोई एंजाइम इसमें नहीं है, ठीक है। इसीलिए लीवर को ट्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं माना जाता है। सो सपोज कर लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी तक किसी एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं आया हो, मेरे आई साइड में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है जो अगर पूछ दे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें अगर आपको लीवर दे देता है, पैनक्रियास दे देता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड दे दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड दे दिया, इस कंडीशन में लीवर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा। जो अगर पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास दे दिया, पैनक्रियास में भी है पैनक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड दे दिया, इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड दे दिया, गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम होता है। तो एंजाइम नहीं होता है कहां, तो बाइल में, जो लीवर सीक्रेट करता है। इसीलिए लीवर को ट्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं माना जाता है, ओके। लेकिन काम करता है, फंक्शन करता है, तो हम लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और उसमें सभी आप देख रहे हैं जो सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तब लीवर जो है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो इट इज नॉट ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर है?
अब आइए फंक्शन। फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जितना भी फंक्शन होता है दैट इज डन बाय द बाइल साल्ट। इसका जो पीएच होता है वह 8 होता है, मीन्स ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो जो फूड आया, काइम जो आया ड्यूडिनम में, वह HCl के कारण एसिडिक इन नेचर होता है। और अगर वह एसिडिक मीडियम होगा तो एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है फूड को अल्कलाइन बनाना, उस मीडियम को अल्कलाइन बनाना जिस अल्कलाइन मीडियम में एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस कैन डू द फंक्शन, वह फंक्शन करेगा वहां पे। इसीलिए क्या होता है, ये पहला काम करता है, इट मेक्स फूड अल्कलाइन। पहले एसिडिक है उसको न्यूट्रल करेगा और फिर फाइनली उसको अल्कलाइन में बना देगा। ठीक है। दूसरा बाइल साल्ट क्या करता है, ये एक फंक्शन करता है जिसको कहते हैं हम लोग इमोल्सिफिकेशन। ये इमोल्सिफिकेशन करता है। क्या होता है इमोल्सिफिकेशन, ये लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ द फैट का जो बड़ा बड़ा पीस है उसको ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड करता है, ब्रेक कर देता है। इसको कहते हैं हम लोग इमोल्सिफिकेशन। लेकिन याद रखिएगा ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। इसमें मॉलिक्यूलर लेवल में कोई टाइप का चेंज नहीं हुआ। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर हम 2 पीस में तोड़ देंगे तो वह मात्र फिजिकल चेंज है। ठीक है, तोड़ दिए, आधा आधा हो गया, उसका लेंथ चेंज हो गया, ब्रेथ चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन फिजिकल मार्कर चेंज हुआ। मॉलिक्यूल जो है, अगर ये प्लास्टिक पॉलिथीन का बना हुआ है तो इसके एक एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अभी वही है जो पहले था, 2 पीस मात्र बन गया। तो वही चीज होता है यहाँ पे, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज नहीं आता है। इमोल्सिफिकेशन करता है, जो बड़ा बड़ा पीस ऑफ द फैट है उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करता है। ये मात्र एक फिजिकल चेंज है। और बाइल इमोल्सिफिकेशन करता है, इसीलिए बाइल को इमोल्सिफायर भी कहते हैं। दैट्स व्हाई बाइल इज कॉल्ड इमोल्सिफायर। क्लियर है। साथ में ये हेल्प करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सब कुछ है, तो ये हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट को भी एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E एंड K, यस, हम लोग 2 तरह का विटामिन लेते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है, A, D, E एंड K। फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। इज इट क्लियर। इसलिए ये फंक्शन है इस बाइल का। क्लियर है। नेक्स्ट जो जूस उसमें मिक्स हुआ वह है पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन जूस। तो फर्स्ट अब देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस। आई थिंक क्लियर होगा यहां तक। अगर नहीं है क्लियर, किसी टाइप का कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है ब्रेन में, तो यू कैन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस, आगे 00977 लगा हुआ, नेपाल का कोड है, नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी भी है, ईमेल कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन अगर टेक्स्ट से रिप्लाई हो सकता है तो मैं टेक्स्ट से करूंगा, नहीं तो अगर डिवोटिव वीडियो बनाना पड़ेगा तो डिवोटिव वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन पढ़िए, देखिए कहाँ कंफ्यूजन प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, कॉमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और कोई फैसिलिटी चाहिए, काफी है ऑनलाइन क्लास के लिए। चलिए, इसके बाद है पैनक्रियाटिक जूस। ये सीक्रेट क्या, पैनक्रियाज। इसका अगर हम लोग कंपोजिशन लेते हैं, इसमें वाटर होता है 95%। ठीक है, इसके बाद इसमें एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, तो इट कंटेन्स द ट्रिप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म हो जाता है ट्रिप्सिन। इसमें होता है एमाइलेज और होता है लैपेज। वाटर म्यूकस तो है ही, नॉट मैटर। तो ट्रिप्सिनोजेन है, एमाइलेज है एंड लैपेज है। ये खास करके ये 3 एंजाइम्स होता है इन द पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को, ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन,
अल्कलाइन मीडियम के कारण, और बाइल साल्टी इसको कन्वर्ट करता है इनटू द ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है इनटू द पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। एमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है, क्योंकि स्टार्च अगर लिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का लंबा पॉलीसेक्राइड सब है, तो उसको ये ब्रेक कर देता है आइदर इनटू द मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में। ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा या डाइसेक्राइड में ब्रेक करेगा। ठीक है। लाइपेज है, तो लाइपेज लिपोलाइटिक एंजाइम है, तो लिपिड और फैट इज डाइजेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, और ये डाइजेस्ट हो जाता है इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इजी है, एकदम इजी है, बहुत ही हार्ड नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजिली निकल जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बहुत हार्ड नहीं होता है। ओके, ये हो गया पैनक्रियाटिक जूस और उसका फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? ब्रेस्ट में ये दूसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि सीक्रेट करता है इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल जूस, इसका दूसरा नाम है सक्कस इंट्रिकस। सक्कस इंट्रिकस, ठीक है। इसका भी अगर हम लोग कंपोजिशन देखते हैं तो ये कंटेन करता है, दैट इज द ऑल्सो कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम। इसमें भी वाटर होता है। ओके, उसके बाद यहां पे भी आपको इरिप्सिन, ये इरिप्सिन याद रखिएगा, इट इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, ये कलेक्शन ऑफ द एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का पूरा कलेक्शन होता है, ये पूरा कलेक्शन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसमें पेप्टाइडेज मिलता है, यस, इसमें प्रोटीनेज मिलता है, इसमें पेप्टोनेज मिलता है, यानी प्रोटीन का जो भी कंपोनेंट है ये पूरा कलेक्शन ऑफ द एंजाइम है। इरिप्सिन इज नॉट द नेम ऑफ द सिंगल एंजाइम। ओके, इसके बाद इसमें लाइपेज भी होता है, इसमें इन्वर्टेज भी होता है, इसमें माल्टेज भी होता है, इसमें लैक्टेज भी होता है, etc। फिर फंक्शन देखेंगे तो बताए इरिप्सिन कलेक्शन ऑफ द एंजाइम, इसीलिए प्रोटीन का जो भी कंपोनेंट है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीनेज होता है, पेप्टोन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्टोनेज होता है, पेप्टोन्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है, जो भी है प्रोटीन का जो भी कंपोनेंट है सभी को इरिप्सिन क्या करेगा, फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट दिया जाता है, दैट इज द एमिनो एसिड। ये फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट हो गया। लाइपेज, लिपिड और फैट, ये डाइजेस्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइपेज, जो लिपोलाइटिक एंजाइम है, इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? इनवर्टेज, इनवर्टेज ये डाइजेस्ट करता है सुक्रोज को। इनवर्टेज का दूसरा नाम सुक्रेज भी देते हैं, इनवर्टेज बोलिए, या इसका दूसरा नाम है सुक्रेज। ये सुक्रोज को डाइजेस्ट कर देता है किसमें, तो ये ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में। ठीक है, क्योंकि ये जो सुक्रोज है ये डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मतलब है क्या, टू शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें है, कौन कौन, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो उसको मोनोसेक्राइड में ये ब्रेक कर देता है। उसी तरह से माल्टेज, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ब्रेक कर देता है। माल्टेज के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। फिर समझ लीजिए, पढ़े होंगे बायोमोलिक्यूल्स में, नहीं तो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। माल्टोज जो होता है ये भी डाइसेक्राइड है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर का बना हुआ है, तो कौन टू मॉलिक्यूल्स है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो माल्टोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। उसी तरह से लैक्टोज इज डाइजेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, किसमें,
ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। क्लियर है? ये हो गया डाइजेशन इज बीइंग कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हुए पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इस तीनों रिएक्शन को अगर हम लोग कलेक्टिवली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये सभी डाइसेक्राइड है। ये सभी क्या है? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड कहीं लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डाइसेक्राइड इज डाइजेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइसेक्राइडेज। एंजाइम का नोमेनक्लेचर होता है, लास्ट में एएससी लगा हुआ रहता है। तो जिस सबस्ट्रेटम को जिसको वह डाइजेस्ट करता है उसमें एएससी लगा दीजिए, नेम ऑफ द एंजाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जितना भी ब्रेक हुआ सब मोनोसेक्राइड है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं मोनोसेक्राइड। सो डाइसेक्राइड इज डाइजेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइसेक्राइडेज इनटू द मोनोसेक्राइड। क्लियर? ये हो गया डाइजेशन। अब क्या होगा? जब डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेस्टेड फूड आर गोइंग टू बी द एब्जॉर्ब्ड। अब उसको एब्जॉर्ब करना है, ब्लड सर्कुलेशन में देना है, तब ना यूज करेगा। यस, तो लेट्स कम टू द एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन का बात करते हैं, ठीक है, फ्रॉग में स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमी में पढ़ाए थे, याद कीजिए। वीलस जो होता है यानी विलाई दैट रिमेन एब्सेंट, फ्रॉग में ट्रू विलाई नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन इसका जो म्यूकोसा लेयर होता है वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। म्यूकोसा लेयर ही फोल्ड हो जाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है। बहुत सारे एनाटॉमी में पढ़े थे, एकदम हाईली फोल्डेड होता है। तो इसके लिए कोई क्यों खांसी आ गया? ठीक है, इसके लिए कोई पार्टिकुलर स्पेसिफाइड टर्म नहीं आया, इसीलिए कहने के लिए हम लोग इसको वीलस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा वीलस इज द सिंगुलर टर्म, विला इज द प्लूरल। कहने के लिए वीलस करते हैं या विलाय करते हैं, लेकिन फ्रॉग में ट्रू विलाय एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, एकदम इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। विलाय रिमेन एब्सेंट, लेकिन जो म्यूकोसा लेयर है उसी का फोल्ड होता है, तो उसको पार्टिकुलर्स के लिए कोई स्पेसिफाइड नेम नहीं है, तो हम लोग वीलस ही टर्म यूज कर लेते हैं। ओके, लेकिन वीलस नहीं होता है। इसके बाद इसमें होता है लिम्फ वेसल, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टियल। ये होता है लैक्टियल। एंड देन आफ्टर दैट इसमें ब्लड सप्लाई होता है, जो कि ब्लड आर्टरी अंदर जाएगा। भीतर जाने के बाद इट विल बी द डिवाइडेड टू द ब्रांचेज ऑफ द कैपिलरीज। अब इसको आप जितना ब्रांच बना सकते हैं उतना ब्रांच बना दीजिए, जितना में आपको आसानी लगे उतना ब्रांच बना दीजिए। ये कैपिलरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, पता नहीं, अबाउट टू कंप्लीट है। ऊपर वाले क्या करेंगे? वीडियो सक्सेस या अनसक्सेस, जो इच्छा ऊपर वाले का। चलिए, ये हो गया। तो होता क्या है? बिकॉज ऑफ द मोर सरफेस एरिया सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि सभी जो मटेरियल है वह क्या है? डाइजेशन हो चुका है, परमेबल हो चुका है। इम्परमेबल जो है वह सभी परमेबल हो गया, तो सभी एब्जॉर्ब हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन से आपको ब्लड सर्कुलेशन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब, एक्सेप्ट फैट। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वह ब्लड में न जाके वह जाता है इस लैक्टियल में, इसको हम लोग लैक्टियल कहते हैं। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है ये चला जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये चला जाता है लैक्टियल में। ठीक है, ये लैक्टियल में आ जाता है और यहां से ये लैक्टियल अब लिम्फ वेसल जाएगा, ये फिर वेन में ओपन हो जाता है तो ब्लड में चला जाएगा। लेकिन इस टाइम में ये कैपिलरीज में नहीं जाता है, क्योंकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, तो वह कैपिलरीज को मेम्ब्रेन को परमेबल नहीं हो पाता है, तो ये लैक्टियल में आएगा।
नहीं तो रेस्ट जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है वह सभी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट मेटेरियल्स डाइजेस्ट हो गया, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको यूटिलाइज करेगा। किस चीज के लिए, या तो एनर्जी के लिए, राइट, या न्यू सेल कंपोनेंट बनाने के लिए, यही दो चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। तो फ्रॉग में दो टाइप का पोर्टल सिस्टम होता है, लेकिन अभी हमको एक का काम है इसलिए एक का ले रहे हैं, जो लीवर है और गट है। गट का मतलब स्टोमक और इंटेस्टाइन। कॉमनली क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा डिटेल करेंगे। कॉमनली क्या होता है, जो कोई हार्ट से कोई भी ऑर्गन ब्लड लेता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन ब्लड रिटर्न कर देता है हार्ट को। लेकिन यहां पे क्या है, जो गट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेने के लिए तो लेता है, लेकिन हार्ट को ये रिटर्न नहीं करता है। किसको करता है, तो ये दे देता है लीवर को। इसको कहते हैं हम लोग पोर्टल सिस्टम, और लीवर लेता है इसलिए कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और इस वेन का नाम है जो कि लीवर में लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गट, इसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। इसको कहा जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉमनली क्या होता है, आर्टरी है, वह फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ आर्टरियल्स में, आर्टरियल्स फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ कैपिलरीज में, कैपिलरीज कंबाइंड होके बैंड्यूल, फिर बैंड्यूल कंबाइंड होके वेन। करने का मतलब वेन कैपिलरीज में टर्मिनेट नहीं करता है, लेकिन ये हिपैटिक पोर्टल वेन जब लीवर में जाता है तो ये ब्रांचेज में डिवाइड होके कैपिलरीज बनाता है, फिर कैपिलरीज कंबाइंड होके बैंड्यूल बना के तब हिपैटिक वेन बन के ये चला जाएगा हार्ट में। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ये लीवर को दे देगा, लीवर से ये चला जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है क्या, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वेन टर्मिनेट इनटू द कैपिलरीज। तो याद रखिएगा हिपैटिक पोर्टल वेन कैपिलरीज में टर्मिनेट होता है। फ्रॉग में तो एक जगह और होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें दो पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक एंड रीनल। सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल करेंगे, लेकिन अभी याद रखिए। तो यहां से क्या होता है, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे ब्लड में, वो सभी फूड कहां चला गया, लीवर में। सभी फूड चला गया कहां, लीवर में। लीवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, अपने में स्टोर कर लेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है उसको कन्वर्ट करेगा फैट में। यस, लीवर एसिमिलेशन में क्या करता है, एसिमिलेशन करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज याद रखिएगा, उसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है लीवर अपने आप में भी और मसल्स में भी। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस है लेकिन अपने लेवल में रखिए। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को ये फिर से कन्वर्ट करता है फैट में, और इसको स्टोर कर देता है इन द फैट बॉडी। फ्रॉग के केस में किडनी के बगल में एक येलो कलर का इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं फैट बॉडी। फैट बॉडी में और एडिपोज टिश्यू भी होता है वहां पे, लेकिन मोर कॉमन ये स्टोर करता है फैट बॉडी में। इसको ये यूज करता है उस टाइम में जिस टाइम में इसको फूड सप्लाई नहीं हो पाता है, या हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में। हैबिटेट में पढ़ा चुके हैं, जो विंटर सीजन और समर सीजन जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है तो फ्रॉग इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ओके, तो वहां हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम में ये बाहर से फूड लेता नहीं है, तो ये क्या करता है, वही फैट बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है उस फैट को ये लेता है, उसी फैट को ये लेता है, और वह फैट बॉडी रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए कोई भी फ्रॉग जब हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाने वाला रहता है या कहीं एक्टिव है, उस टाइम अगर उसको हम लोग कट करते हैं तो फैट बॉडी वेल डेवलप होता है। लेकिन जस्ट हाइबरनेशन एस्टिवेशन से निकला, उसको लेके आप डिसेक्ट करके देखिएगा तो फैट बॉडी एकदम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फैट को यूज कर लिया होता है। ठीक है, तो ये होता है एसिमिलेशन। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द प्रोटीन है तो वह तो डीएमिनेशन हो जाएगा, वह कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, फिर अमोनिया से यूरिया में। इसीलिए प्रोटीन कोई भी एनिमल स्टोर नहीं करता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द प्रोटीन डीएमिनेशन करके ब्रेक हो जाता है अमोनिया में, एंड फाइनली ब्रेक हो जाएगा यूरिया में, और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये हो गया एसिमिलेशन।
क्लियर है। अब करेगा क्या, इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, जो करना था कर लिया। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच जाता है इन द, जिसको हम लोग फ्रॉग के केस में लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, रेक्टम भी बोलते हैं। इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। यहां पे मेल के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट आता है, ये साइड हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फीमेल के केस में यूटिरस होता है, यानी ओवी सैक होता है, यूटिरस होता है, और साथ में वहां पे यूरिनरी डक्ट भी आता है। कहने का मतलब किडनी से भी आता है, उसमें 2 ओपनिंग होता है। यहां स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड यहां रिलीज किया, वह अनडाइजेस्टेड फूड इस क्लोकल अपर्चर से टाइम टू टाइम गिवन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्लोकल अपर्चर से बाहर कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इजेशन। इज इट क्लियर। तो ये इजेशन टाइम टू टाइम जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला थ्रू द क्लोकल अपर्चर, दैट इज कॉल्ड इजेशन। इज इट क्लियर। ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब देखता हूं कितना सक्सेस है। बहुत बार इस वीडियो को हम लोग बना चुके हैं, राइट। वर्ल्ड कप हारने के बाद सब उदास है, तो मेरा मोबाइल भी, टेक्निकल भी, या कैमरा भी, माइक भी, सब उदास है बेचारा। और मैं मेहनत करते जा रहा हूं, पर बार बार इस वीडियो को बना रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है। अभी दुआ कीजिए ये सक्सेस हो जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसका अगला सिस्टम लेके। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, इसको पूरा देखिए। जहां कंफ्यूजन प्रॉब्लम है, यू कैन आइदर व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, जैसे भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी मैसेज दीजिए, उसके बाद हमको जैसे आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।